एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो इसके बेसिकली मेरे पास 3 पार्ट्स है। फर्स्ट वीडियो में हम करेंगे सी के बेसिक को, सेकंड वीडियो में हम करेंगे फंक्शन एंड थर्ड वीडियो में हम करेंगे पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा और आपको फिर फायदा नहीं है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगी, आप वहां से भी नोट्स इसके ले सकती हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज का कोर्स। ओवरव्यू ऑफ दिस कोर्स। इस कोर्स के अंदर कंप्लीट 31 चैप्टर है एंड एक एक करके हम सब चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। और वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें, एक भी स्किप ना करें और अच्छे से देखते जाइएगा वीडियो, अगर आपको सी प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट होना है तो। फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज, सेकंड चैप्टर होगा हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम, थर्ड चैप्टर बेसिक सिंटेक्स रूल, फोर्थ कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, फिफ्थ चैप्टर ऑपरेटर, चैप्टर 6 डेटा टाइप, चैप्टर 7 वेरिएबल, चैप्टर 8 इनपुट एंड आउटपुट, चैप्टर 9 डिसीजन making, chapter 10 switch statement, chapter 11 loops, chapter 12 array, chapter 13 string and character, chapter 14 storage classes, chapter 15 functions, chapter 16 types and recursion, chapter 17 types of function call, chapter 18 passing array to a function, chapter 19 structure, chapter 20 type def in C, chapter 21 union, chapter 22 pointers, 23 declaring and initializing, 24 pointer to pointer, 25 pointer to array, 26 pointer to structure, 27 pointer with function, 28 file handling, 29 error handling in C, 30 डायनामिक मेमोरी अलोकेशन, 31 कमांड लाइन आर्गुमेंट। एंड ये जो 31 चैप्टर है हमारे बेसिकली 3 यूनिट्स भी बोल सकते हैं, उसमें डिवाइडेड है। कैसे? जैसे आप देख सकते हैं, जब फर्स्ट 1 से लेकर हमारे 14 तक जो चैप्टर्स है ना, वो उसमें कि सब कुछ क्या आ जाता है, सी का बेसिक आ जाता है। एंड देन 15 के बाद 15 से लेकर 21 तक फंक्शंस के बारे में कंप्लीट डिटेल, एंड 22 से लेकर 31 तक पॉइंटर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल। स्टार्ट करते हैं फिर हमारा ये कोर्स। चैप्टर 1 ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज। फटाफट से पहले जिसने भी लाइक नहीं किया वीडियो को या फिर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज। सी इज अ स्ट्रक्चर्ड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी के हमारी स्ट्रक्चर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वाज डेवलप्ड टू रीराइट द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको किस लिए लिखा गया था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम दोबारा लिख सकें। अर्लियर द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन इन बी लैंग्वेज। पहले क्या था कि जो बी लैंग्वेज है, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस लैंग्वेज में लिखे गए थे, बी लैंग्वेज में। Almost the entire Unix operating system and most of the program run in it are written in C language। अब क्या है कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर उसमें रन होने वाले जो भी प्रोग्राम है वो किस में लिखे जाते हैं, सी के अंदर। द बी लैंग्वेज वॉज रिटन बाय किन थॉमसन। जो बी लैंग्वेज है वो किन थॉमसन ने लिखी थी एट बेल लेबोरेटरीज इन, कब लिखी थी, 1920 के अंदर किन थॉमसन ने लिखी थी ये लैंग्वेज, बी लैंग्वेज को। बी लैंग्वेज, बी वॉज अ टाइपलेस लैंग्वेज। बी एक टाइपलेस लैंग्वेज है, दैट इज देयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप इन बी। यानी टाइपलेस का मतलब क्या हो गया कि बी के अंदर डेटा टाइप का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। बी लैंग्वेज डिड नॉट गेन मच पॉपुलैरिटी। अगर डाटा टाइप का कंसेप्ट नहीं है, टाइपलेस लैंग्वेज है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाई। उसके बाद क्या हुआ कि सी लैंग्वेज डेवलप्ड हुई। सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया, डेनिस रिचे ने इन 1972 इन बेल लेबोरेटरीज। डेनिस रिचे ने इसको डेवलप किया था 1917 में। कब, कहाँ पर, बेल लेबोरेटरीज में।
सी इज अ टाइपफुल लैंग्वेज। इस सी लैंग्वेज को हम टाइप भी कर सकते हैं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी डेटा टाइप। जो सी लैंग्वेज है बहुत से डेटा टाइप प्रोवाइड करती है। सी वॉज वेरी शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज। जो सी क्या है, शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज है। देयरफॉर इन अ शॉर्ट टाइम it become very popular and other computer scientists started using it as well। कम से कम समय में जो सी लैंग्वेज है वो काफ़ी पॉपुलर होती गई और जो साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट, वो इसको अच्छे से यूज़ करने लगे इजीली, क्योंकि ये जो है सबसे कम टाइम में सब लोग सीख भी जाते हैं, सिंपल भी है, शॉर्ट लैंग्वेज भी है, तो सभी लोग यही सोचेंगे कि हम सी लैंग्वेज को यूज़ करें। देयर इज़ नो डिक्रीज इन पॉपुलैरिटी ऑफ सी लैंग्वेज इवन टुडे। अगर आज के टाइम में भी हम देखें, सी लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है, वो आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है जैसे कि पहले थी। अब कोई भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, आपको सी लैंग्वेज आती है? इसका मतलब यही है कि जो सी लैंग्वेज है वो इम्पोर्टेंट है। सी लैंग्वेज इज थॉट बिफोर लर्निंग एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को सीखने से पहले मतलब, और सी लैंग्वेज को सीखना जरूरी होता है अगर आप कोई और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाते हैं तब। बिकॉज ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कम आफ्टर सी लैंग्वेज। जो सभी के सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे C++, जावा, PHP, ये सब क्या है कि किसके बाद आएंगी? सी लैंग्वेज के बाद। दे हैव समहाउ अडॉप्टेड सी सिंटेक्स, जो कि सी सिंटेक्स को अडॉप्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। फीचर्स क्या है सी लैंग्वेज के? सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन सी अ प्रोग्राम इज क्रिएटेड एज स्मॉल मॉड्यूलर्स कॉल्ड फंक्शन। जो सी के अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं स्मॉल मॉड्यूलर्स में, जिसको हम बोलेंगे फंक्शन। By doing this, the programmers are easy to manage and debug and the big problem can solve easily। ऐसा करने से जो प्रोग्रामर के लिए क्या हो जाता है, मैनेज करना सब इजी हो जाता है, उसको इजीली डिबग भी कर सकते हैं और उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सी प्रोवाइड 32 रिजर्व कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज हमें 32 रिजर्व कीवर्ड प्रोवाइड करती है। 32 रिजर्व कीवर्ड जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। अब आप लोग ये ध्यान रखिए, 32 कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास बेसिकली, इनसे एक्स्ट्रा हमारे पास कोई कीवर्ड नहीं होता। 32 इज द बेसिक कीवर्ड्स। दीज कीवर्ड्स प्रोवाइड प्रोग्रामर कंट्रोल ओवर द लैंग्वेज। जो ये कीवर्ड्स होते हैं प्रोग्रामर को एक बोलते हैं ना कमांड देना, अपने कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर अपने को स्पेसिफिक कमांड चाहिए अपनी कि आप उस काम में अच्छे हो। वही है कि इसमें ना जो प्रोग्रामर्स जो होते हैं उनके लिए इजी होता है सब कुछ फिर 32 कीवर्ड्स की हेल्प से। बाय अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ दीज कीवर्ड्स, इन कीवर्ड्स को मतलब कि अच्छे से समझ कर यू कैन डू प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। आप इजिली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज इज स्मॉल बिकॉज इट कैन बी लर्न इजिली इन अ शॉर्ट टाइम। सी लैंग्वेज बहुत स्मॉल होती है और आप इसको इजिली लर्न कर सकते हैं कम से कम टाइम में। ऑल्सो इट इज इजी टू यूज, और इसको हम इजिली यूज भी कर सकते हैं। सी इज अ मिडल लेवल लैंग्वेज। सी एक मिडल लेवल लैंग्वेज है। सी इज एबल टू क्रिएट बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल एप्लीकेशन। जो सी है हाई लेवल और लो लेवल दोनों एप्लीकेशन को क्रिएट करने में एबल है, मतलब कि वो इजिली क्रिएट कर सकती है। दिस फीचर ऑफ सी लैंग्वेज इज एन एडवांटेज फॉर प्रोग्रामर। जो ये फीचर है सी लैंग्वेज का वो एक तरह से प्रोग्रामर्स के लिए एडवांटेज है। हु वांट टू क्रिएट एप्लीकेशन ऑफ बोथ लो एंड हाई लेवल। जो क्या है कि हाई लेवल और लो लेवल दोनों टाइप के एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, उन प्रोग्रामर्स के लिए एक तरह का सबसे बेस्ट एडवांटेज है। दिस फीचर मेक सी लैंग्वेज फ्लेक्सिबल। ये फीचर सी लैंग्वेज को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। सी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड द फास्टेस्ट लैंग्वेज आफ्टर असेंबली लैंग्वेज। पहले तो एक असेंबली लैंग्वेज थी जिसको हम फास्टेस्ट लैंग्वेज बोलते थे, बट उसके बाद सी लैंग्वेज आ गई जिसको हम फास्टेस्ट लैंग्वेज बोलते हैं। इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, और कभी कभी तो इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। सी लैंग्वेज इज क्लोज टू हार्डवेयर। सी लैंग्वेज जो है हार्डवेयर के क्लोज होती है। सो इट इज फास्टर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फास्ट भी होती है। प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन क्रिएटेड इन सी लैंग्वेज इज फास्ट। जो प्रोसेसिंग होगी एप्लीकेशन को क्रिएट करने की सी लैंग्वेज में वो फास्ट होती है। सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग
language, the capital and small variants of a letter are treated differentially. जो capital या फिर small variants होते हैं letters के, उनको differentially treat किया जाता है. This make it easier for programmers to create identifier. ये प्रोग्रामर्स के लिए क्या होता है, मतलब कि कोई भी चीज को क्रिएट करना, आइडेंटिफायर को क्रिएट करना प्रोग्रामर्स के लिए इजी हो जाता है. सी इज एक्सटेंडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एक्सटेंडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये. यू कैन ऐड योर ओन लाइब्रेरीज टू सी प्रोग्राम एंड यूज देम. आप खुद से अपनी लाइब्रेरीज भी ऐड कर सकते हैं सी प्रोग्राम में और उसको यूज कर सकते हैं. नाउ लिमिटेशन ऑफ सी लैंग्वेज. ऑल्सो सी इज अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज. सी एक पावरफुल लैंग्वेज है. देयर आर सम शॉर्ट कमिंग्स इन सी लैंग्वेज दैट लिमिटेड. और कुछ शॉर्ट कमिंग भी होते हैं जो सी लैंग्वेज की लिमिट भी होती है. देयर इज नो रन टाइम टाइप चेकिंग इन सी लैंग्वेज. रन टाइम टाइप कोई चेकिंग नहीं होती सी लैंग्वेज में. सी लैंग्वेज इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनी वेरिएबल इन रन टाइम. सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट अदर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. जो सी लैंग्वेज है वो और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट नहीं करती. सी लैंग्वेज डज नॉट एक्सेप्शंस. सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड. सी लैंग्वेज जो है रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड को सपोर्ट नहीं करती. एक्सेप्शंस इन सी लैंग्वेज कैन नॉट बी हैंडल्ड एट रन टाइम. सी लैंग्वेज में क्या होते हैं कि जो एक्सेप्शंस होते हैं वो रन टाइम के टाइम पर हैंडल नहीं किए जाते. लाइक अदर मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सी डज नॉट हैव एनी कीवर्ड्स अवेलेबल फॉर दिस टास्क. जो एक्सेप्शंस क्या है सी लैंग्वेज में कि हैंडल नहीं किए जाते और जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह. Uses of C language. C language is used to create all type of application from high level to low level. जो C language के अंदर जितने भी applications यूज किए जाते हैं, C language के अंदर क्या होते हैं, हर टाइप के applications को create किया जाता है हाई लेवल से लेकर लो लेवल. सब टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्रिएटेड बाय सी लैंग्वेज. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सी लैंग्वेज के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है. मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आर बिल्ट इन सी. जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो सी में ही लिखे जाते हैं. Operating systems such as Unix, Windows, etc. have been created in C language itself. और सभी के सभी C language में ही लिखे जाते हैं. Compilers are required to compile any new programming language. Compilers होते हैं, उनको require होती है कि वो compile कर सके कोई दूसरी नई language को. Compiler are also created in C language. जो compilers होते हैं वो भी C language में ही create किए जाते हैं. For example, Java compiler, C is also built in C language. Java, C, ये सब कुछ C has stack. Many type of assemblers are also created in C language. जो और भी assemblers होते हैं काफ़ी टाइप्स के, वो C language में ही create किए जाते हैं. Assemblers convert basic instructions into bits. जो assemblers होते हैं वो convert करेंगे basic instructions को bits में. Text editor can also be created by C language. जो text editor होते हैं वो create किए जाएंगे C language में ही. Network drivers can also be created by C language. जो नेटवर्क ड्राइवर्स होते हैं वो भी सी लैंग्वेज में ही क्रिएट किए जाते हैं. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर आल्सो क्रिएटेड इन सी लैंग्वेज. जो DBMS होते हैं वो भी सी लैंग्वेज में ही क्रिएट किए जाते हैं. एज सच द ओरेकल डाटाबेस इज रिटन इन सी लैंग्वेज इटसेल्फ. और जो ओरेकल्स डाटाबेस जो होते हैं वो रिटन के लिखे जाते हैं सी लैंग्वेज में ही. नाउ कम टू चैप्टर 2, आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम. अब आप लोगों को एक एक्साइटमेंट होगी कि भाई सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और हमें हमारा पहला प्रोग्राम तो पता होना चाहिए, रन करेंगे कितना इंटरेस्टिंग लगता है. ये सब कुछ आप लोगों को भी लगेगा इंटरेस्टिंग करते वक्त जब हम कंपाइलर में कोई भी प्रोग्राम को रन करेंगे. देन देखते हैं हमारा चैप्टर 2, फर्स्ट सी प्रोग्राम. फर्स्ट सी प्रोग्राम एंड इट्स स्ट्रक्चर. देयर आर 4 स्टेप टू क्रिएट एनी प्रोग्राम इन सी. हमारे पास टोटल 4 स्टेप होते हैं सी के प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए. और जो ये स्टेप्स होते हैं ना खुद का ऑर्डर होता है और इनको एक तरीके से ही फॉलो करोगे तो आप अच्छे से सी प्रोग्रामिंग कर पाओगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट अ प्रोग्राम. पहले आपको एक प्रोग्राम लिखना होगा जिसको हम एडिटिंग पार्ट बोलेंगे प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का. दिस प्रोग्राम इज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट. जो ये प्रोग्राम होगा उसको जो पर्सन है वो रीड कर सकता है. आफ्टर दैट यू कंपाइल द प्रोग्राम. उसके बाद आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे. ये क्या होता है हमारा सेकंड स्टेप होता है डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का.
बाय रिमूविंग ऑल द एरर्स इन दिस पार्ट, इस पार्ट में सभी के सभी एरर्स को रिमूव करके द प्रोग्रामर इज कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्मेट सो दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस इट। ये जो एरर्स को रिमूव करके इस पार्ट में जो प्रोग्रामर है वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्मेट को सो दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस इट। आफ्टर दिस कम द लिंकिंग प्रोसेस, इसके बाद लिंकिंग प्रोसेस आती है। इन दिस प्रोसेस द प्रोग्राम इज लिंक्ड विद द, इसके अंदर जो प्रोग्राम होता है वो लिंक होगा एक नेसेसरी लाइब्रेरी से जो कि इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लाइब्रेरी जैसे stdio.h या stdlib.h, ये सब जो चीज होती है लाइब्रेरीज होती है हमारी। एज सच you know that even the basic program of C cannot be executed without including libraries। आप लोगों को पता ही है कि जो बेसिक प्रोग्राम होगा C का वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक आप बेसिक लाइब्रेरीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। लाइब्रेरी प्रोवाइड द एनवायरनमेंट फॉर C प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट, जो लाइब्रेरीज होते हैं वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगी C प्रोग्राम को ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके। आफ्टर दिस एग्जीक्यूटेबल फाइल इज प्रोड्यूस, जब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस होती है विच यू कैन एग्जीक्यूट एज मैनी टाइम, जो कि एग्जीक्यूट हो सकती है जब तक आप चाहें यू वांट। द आउटपुट ऑफ द एडिटिंग पार्ट इज अ .c सोर्स फाइल, जो आउटपुट होगा एडिटिंग पार्ट का वो .c सोर्स फाइल होगा। द इनपुट सोर्स ऑफ द कंपाइलिंग प्रोसेस इज .c फाइल, जो इनपुट सोर्स होगा कंपाइलिंग प्रोसेस का वो .c फाइल होगा। एंड आउटपुट इज .obj फाइल। The input to linking the process is .obj file and output is .exe file। अब एक हम प्रोग्राम कर रहे हैं हमारा फर्स्ट प्रिंट आउट फर्स्ट प्रोग्राम, हम अपना पहला प्रोग्राम को प्रिंट करने वाले हैं हेलो वर्ल्ड। उसके लिए हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं कौन सा, देश C++। अब उसके लिए जैसे एक न्यू टैब ओपन करना है, क्या करेंगे हम लोग, Ctrl+N को यूज करेंगे। अब फर्स्ट C प्रोग्राम को लिखने के लिए आप लोगों को भी एक्साइटमेंट होगी हमारा कैसा प्रोग्राम बनने वाला है। तो देखते हैं हमारा पहला प्रोग्राम हैज इंक्लूड stdio.h उसके बाद क्या आएगा हमारा इंट, जो मेन फंक्शन होगा हमारा वो इंट मेन, देन करली ब्रेसिस। अब यहाँ पर एक आपकी मर्जी है कि आप कमेंट देना चाहिए या ना देना चाहिए, कमेंट्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आपको मैं C प्रोग्राम बता रही हूँ कैसा आएगा। हमारा पहला C प्रोग्राम प्रिंट करवा रहे हैं हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को, तो यहाँ हम प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज करेंगे, प्रिंट F। देन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड को हेलो वर्ल्ड, then semicolon, return 0। अब आप एक बात ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं, अगर उसके लिए आपको क्या करना होगा, रिटर्न 0 जरूर देना होगा। अगर नहीं देंगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा कर देखते हैं हमारा क्या आएगा। अब मैंने इसको, और जो इसका एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .c, देन सेव। अब इससे पता चल रहा है कि हमारे कोई भी प्रोग्राम में एरर नहीं है। हमारा जो ये प्रोग्राम है वो प्रिंट हो चुका है हेलो वर्ल्ड। आप इसका देख सकते हैं कि प्रोग्राम का कोड क्या है सब कुछ। चलते हैं दोबारा हमारे नोट्स पर। डिफरेंट पार्ट ऑफ C प्रोग्राम, C के हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, प्री प्रोसेसर, हेडर फाइल, फंक्शन, वेरिएबल, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन, कमेंट्स। प्री प्रोसेसर क्या होता है, जैसे कि हमने इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं, इसमें मैंने ये हैज इंक्लूड वर्ड यूज किया है। ये है क्या एग्जैक्टली, हैज इंक्लूड होता क्या है, ये पहला वर्ड होता है हमारा C प्रोग्राम के अंदर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्री प्रोसेसर। The work of the preprocessor is to initialize the environment of the program। वर्क क्या होता है प्री प्रोसेसर का, कि हम जो प्रोग्राम के एनवायरनमेंट को इनिशियलाइज कर सकें। दैट इज टू एसोसिएट द प्रोग्राम विद द रिक्वायर्ड हेडर फाइल, जो एसोसिएट होगा प्रोग्राम से, जो हमें हेडर फाइल्स की जरूरत होती है। Therefore, when we say has include, the compiler has to include the stdio.h header file
in the program before executing the program. So when we say has include stdio.h, it is to inform the compiler to include the stdio.h. So the compiler has to include this header file in the program before executing the program. Second point is header file. The header line has been included in the program. जो header line होती है वो प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होगी, जो पहली लाइन जो होगी हमारी उसके अंदर इंक्लूड होती है. इट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. ये एक स्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्ड इनपुट या आउटपुट हेडर फाइल होती है जो हैंडल करेगी इनपुट एंड आउटपुट को प्रोग्राम में. थर्ड इज मेन फंक्शन. द मेन फंक्शन इज डिफाइंड विद इन टाइप. जो मेन फंक्शन होता है वो इन टाइप के साथ डिफाइन किया जाता है. दिस इज अ स्टैंडर्ड. ये एक स्टैंडर्ड है. The main function always has to return an integer value. जो main function है वो return करते एक integer value को. If you do not return any value from the main function, अगर ये कोई value अगर आप कोई return नहीं करेंगे main function में in the program, then at the end of the program return zero statement. Write as return zero statement, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ. Fourth is comment. कमेंट इज द नेक्स्ट टेक्स्ट इन योर प्रोग्राम. कमेंट क्या होता है? नेक्स्ट टेक्स्ट होता है आपके प्रोग्राम में दैट द कंपाइलर इग्नोर, जिसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है. मतलब कि कमेंट्स आप जो भी लिख रहे हैं, आपका नाम लिख रहे हैं या फिर किसी भी चीज के बारे में लिख रहे हैं, कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा एंड उसको प्रिंट नहीं करवाएगा. दिस टेक्स्ट डज नॉट एग्जीक्यूट लाइक द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट. जो ये टेक्स्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा बाकी और स्टेटमेंट्स की तरह. Comments are used to define a statement in the program. जो comments होते हैं वो यूज किए जाते हैं किसी भी प्रोग्राम में स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए और डिफाइन टू द प्रोग्राम या फिर किसी प्रोग्राम को डिफाइन करने के लिए. सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट आर यूज टू डिफाइन कमेंट्स इन अ सी लैंग्वेज. सिंगल लाइन कमेंट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं आप ये देख सकते हैं, और मल्टीपल को सिंगल टाइप से होती है ना वैसे डिनोट करते. तो इनका उल्टा है, आपको लर्न करने का तरीका अच्छे समझ आ जाएगा. नाउ कम टू चैप्टर 3, बेसिक सिंटेक्स रूल, इंट्रोडक्शन टू सी टोकन्स. अब हमें यहाँ पर कुछ टोकन्स के बारे में पता होना चाहिए. द सिंटेक्स ऑफ सी लैंग्वेज इज फॉलोड बाय मैनी अदर पॉपुलर लैंग्वेजेस. जो सिंटेक्स होते हैं सी लैंग्वेज के वो फॉलो किए जाते हैं और दूसरी लैंग्वेजेस से. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सिंटेक्स ऑफ सी लैंग्वेज. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सी लैंग्वेज में हम सिंटेक्स यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से समझ सकें. अ सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ टोकन. सी प्रोग्राम टोकन से मिलकर बना होता है. इफ यू लर्न टू यूज ऑल द टोकन्स ऑफ सी लैंग्वेज देन यू विल बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ सी लैंग्वेज. अगर आप सी लैंग्वेज को टोकन को अच्छे से सीख जाते हैं तो आप एक्सपर्ट बन सकते हैं. इसलिए टोकन्स जो है उनको अच्छे से ध्यान में रखें. फॉर एग्जाम्पल सी जो हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है नीचे, and this program is used in the right order of tokens and there is nothing except it. जो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है ना वो टोकन्स की राइट ऑर्डर में लिखा हुआ है और इसके अलावा और कुछ नहीं होता. हैज इंक्लूड stdio.h, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ. ये हमारा सेकेंड क्या होता है, मेन फंक्शन, देन कर्ली ब्रेसेस. अब जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना प्रिंट एफ, डिस्प्ले द स्ट्रिंग इनसाइड द क्वेश्चन, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना ये क्या है हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट. देन हम प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ल्ड को, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा. देन रिटर्न 0, उसके बाद लिख रहे हैं हम एक मल्टीपल लाइन कमेंट. ठीक है, ये हमारा ऑर्डर होता है टोकन्स का. देयर आर 6 टाइप ऑफ टोकन्स. हमारे पास टोटल 6 टाइप के टोकन्स होते हैं. आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, constant, variables, string and operators. If you see according to the list, अगर आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो ये लिस्ट हमें गिवन है इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, then everything like int, main, printf, ये सब किसके जैसे है, int, main, printf. एंड जो ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोग्रामिंग स्कूल, इससे क्या होता है प्रोग्रामिंग कूल हो जाती है अच्छे से. एंड इस टोकन इन द बो प्रोग्राम, जो प्रोग्राम के अंदर जो टोकन यूज करते हैं. फर्स्ट इज सेमीकोलन. अब कोई भी आप प्रोग्राम में कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं जैसे हेलो वर्ल्ड, उसके बाद आपने ओपन ब्रैकेट जो यूज किया उसके बाद हम एक सेमीकोलन यूज करते हैं.
वही हमारा एक तरह से टोकन हो सकता है। यूज टू मार्क एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट के एंड में जो हम मार्क यूज करते हैं वो होता है हमारा सेमीकोलन। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ अनदर स्टेटमेंट, या फिर किसी दूसरी जो स्टेटमेंट होती है स्टार्टिंग में लिखते हैं। सेमीकोलन एट द एंड ऑफ एनी स्टेटमेंट इन एब्सेंस ऑफ it will mislead the compiler to think that this statement is not finished yet, and it will add the next consecutive statement after it, which can use a completion error। इसका जैसे प्रोग्राम है एक, वही सेम प्रोग्राम जो हेलो वर्ल्ड के लिए देखा था हमने ऊपर अभी। इन दिस अबव प्रोग्राम वी हैव यूज प्रिंट एफ स्टेटमेंट। इसमें क्या किया हमने, प्रिंट एफ स्टेटमेंट को यूज किया है। So the compiler will think that starting the printf with the semicolon after the return 0 statement is single statement and will lead the completion error। आप इस प्रोग्राम से खुद भी समझ सकते हैं क्या हो रहा है इसमें। Second is comment। Comment, the C program contain plain simple text। जो C प्रोग्राम थे उसके पास एक plain simple text है that is not compiled by the compiler। We write comment for better understanding। हम जो है कमेंट्स को क्यों लिखते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। Although it is not mandatory to write a program, तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब कि आप कमेंट्स को लिखें, बट इट इज डिसरिस्पेक्टिव टू मेक योर प्रोग्राम मोर, मतलब कि ये अच्छा बनाता है आपके प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा। और भी दिस मेक द कोड मोर रीडेबल, जिससे कोड जो है अच्छे से रीड किया जा सकता है। There are two ways by which you can write a comment, by using single line और एक multiple line comments। अब आप इसमें ये देखिए, आपको मैं बताती हूँ क्या क्या होता है। अब जैसे जो ये हमारी पहली होती है, ये तो आपको पता है, इसमें ये हेडर फाइल होती है हमारी। ये हमारा क्या होता है, इंट मेन, जो ये क्या होता है मेन फंक्शन, जो कि हमारा होना ही चाहिए। अब ये वाला हमारा क्या है, फर्स्ट लाइन सिंगल लाइन कमेंट। देन उसके बाद जो हम ये यूज कर रहे हैं सेमी कॉलम्स, एंड देन ये जो प्रोग्राम जो होता है वो कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज हो जाता है, जैसे कि बताया हुआ। नाउ कम टू चैप्टर 4, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स इन सी, कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड प्री डिफाइंड टोकन्स और रिजर्व कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स जो होते हैं उनको प्री डिफाइंड टोकन या फिर रिजर्व कीवर्ड्स भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने चैप्टर के बेसिक में ये बताया था आपको, हमारे पास टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं, उनकी आगे हम स्टडी करेंगे। और जो 32 कीवर्ड्स होते हैं उनकी हेल्प से प्रोग्रामर के लिए कोई भी प्रोग्राम लिखना वो इजी हो जाता है, वो इस सबको इजीली कर सकते हैं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड 32 कीवर्ड्स, एवरी कीवर्ड हैज अ स्पेशल मीनिंग। हर एक कीवर्ड का एक स्पेशल मीनिंग होता है। ईच कीवर्ड इज डिफाइंड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, और जो हर एक कीवर्ड होता है वो डिफाइन करेगा एक पर्टिकुलर टास्क को। दीज कीवर्ड्स आर नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड येट। जो ये कीवर्ड्स हैं वो एक्सप्लेन नहीं किए जाते। यू विल लर्न अबाउट देम इन द सब्सिक्वेंट ट्यूटोरियल। आप इसको आगे ट्यूटोरियल जो होंगे उसमें ही लर्न करेंगे। ऑटो, कांस्टेंट, डबल, ये सब आप जो है देख सकते हैं। ये हमारे पास टोटल कितने कीवर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड्स हैं। तो आप इनको अच्छे से याद रखें। एंड इन कीवर्ड्स के अलावा कोई कीवर्ड्स हम यूज नहीं करते हैं। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स आर द नेम दैट यू गिव टू वेरिएबल। आइडेंटिफायर नेम होता है जो आप एक वेरिएबल को देते हैं, किसी कांस्टेंट को या फिर किसी फंक्शन को। देयर आर सम रूल्स फॉर गिविंग दीज नेम दैट यू फॉलो। कुछ रूल्स होते हैं इन नेम्स को देने के लिए जो आप फॉलो करेंगे। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा ही आएगा। आइडेंटिफायर कैन नॉट यूज एट द रेट, परसेंटेज, या इसको आप मॉडुलस भी बोल सकते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को यूज नहीं करता। सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। देयरफॉर इज, ये यहाँ पर स्मॉल ए है और यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल ए। विल बी कॉल्ड टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। इन दोनों को हम अलग अलग आइडेंटिफायर्स भी बोल सकते हैं। यू कैन नॉट यूज ऑपरेटर्स इन आइडेंटिफायर्स। आप ऑपरेटर्स को यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर्स में। यू कैन स्टार्ट द आइडेंटिफायर विद आइदर अ कैरेक्टर और अंडरस्कोर। आप आइडेंटिफायर से स्टार्ट कर सकते हैं तो कोई कैरेक्टर या फिर कोई अंडरस्कोर से। आइडेंटिफायर कैन नॉट बी इनिशियलाइज फ्रॉम डिजिट। जो आइडेंटिफायर है वो इनिशियलाइज नहीं होना चाहिए किसी डिजिट से।
You can start identifier with both small and capital letters from A to Z or with any of the underscore. After this, you can use digit and other characters or a underscore. Now come to chapter 5, operators in C language. Operators एक interesting है थोड़ा. By storing value inside the variable. वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू को स्टोर करके यू कैन परफॉर्म मैनी टाइप ऑपरेशन ऑन दोज वेरिएबल. तो आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उन वेरिएबल्स पर. जैसे कि बाय स्टोरिंग वैल्यू विद इन 2 इंटीजर वेरिएबल, आप कोई 2 इंटीजर वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करके यू कैन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड गेट द सम वैल्यू ऑफ बोथ दोज वेरिएबल प्रिंटेड. तो आप उनका सम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. Similarly, you can perform with a different operations variable. To perform operations with a variable, you have to use different operators. ऐसे operations को perform करने के लिए variables के ऊपर आपको different operators को use करना होगा. तो आप इस chapter में सभी similar operators के बारे में ही देखेंगे क्या क्या होने वाला है. Okay, C operators can be classified into the following types. Arithmetic operators. अर्थमेटिक, जैसे कि आप लोगों ने मैथ्स में नेम सुना अर्थमेटिक. अर्थमेटिक में क्या क्या देता है हमारा, प्लस मतलब कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सब कुछ आ जाता है आपके. तो यही होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करें. जैसे कि 4 + 2 क्या हो गया हमारा 6, ऐसे ही हमारा एडिशन होता है, ऐसे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. सेकेंड इज रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि कोई भी 2 वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. एज सच यू कैन यूज दीज ऑपरेटर टू फाइंड आउट इफ द वैल्यू ऑफ एनी अदर 2 वेरिएबल आर इक्वल. ये कैसे यूज किया जाता है ऑपरेटर्स की, जो और भी वैल्यूज होती है कोई 2 वेरिएबल्स की वो इक्वल हो. इफ नॉट इक्वल देन विच वेरिएबल हैज अ larger value and which variable has a similar value. Such operators are used with conditional statement. ये जो operators होते हैं वो conditional statement के साथ use किए जाते हैं. They are used to check operator condition. ये operators की condition को check करने के लिए use किए जाते हैं. Value become true when condition is true. Value जो है वो true जब भी होती है जब condition true होगी, और जब false जब होगी जब condition false होगी. बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब क्या हो गए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स. या फिर इक्वल टू भी बोल सकते हैं, नॉट इक्वल टू भी बोल सकते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे कि लॉजिक गेट्स के बारे में आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है 12th में, 11th-12th के अंदर. तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होंगे, वही चीज यहीं पर है. एंड वाली एंड एक्सॉर, ये सब कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग के साथ यूज किए जाते हैं. दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक 2 कंडीशन साइमल्टेनियसली इन कंट्रोल स्टेटमेंट. जो ये ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज किए जाएंगे 2 कंडीशन को साइमल्टेनियसली चेक करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल यू कैन चेक 2 कंडीशन इंस्टेड ऑफ 1 इफ स्टेटमेंट. लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि एंड और नॉट, ये सब हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स. फोर्थ इज बिटवाइज ऑपरेटर्स. बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशंस ऑन द गिवन वेरिएबल. जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज किए जाएंगे बिट लेवल ऑपरेशंस पर कोई भी वेरिएबल को परफॉर्म करने के लिए. द डेसिमल वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर कन्वर्टेड टू बिट्स. जो डेसिमल वैल्यू होती है वेरिएबल्स की उनको यूज एक वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. आफ्टर दोज ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन दोज बिट्स. एज यू नो बिटवाइज ऑपरेटर वर्क विद बिट्स. जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं बिट्स के साथ वर्क करते हैं. सपोज यू हैव क्रिएट 2 वेरिएबल ए एंड बी. सपोज करें आपने कोई भी 2 वेरिएबल को क्रिएट किया ए और बी. इन बोथ दीज वेरिएबल यू हैव स्टोर्ड 3 and 5 वैल्यू रिस्पेक्टिवली. यानी कि ए के अंदर आप 3 वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, बी के अंदर आप 5 वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं. To work on their bits, you can first convert them into binary. तो पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा. ये हो गए हमारे बिटवाइज ऑपरेटर. यानी कि बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, ये सब हो गए हमारे बिटवाइज ऑपरेटर. फिफ्थ इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स.
Assignment operators are used to assign the value of variable to each other. असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं कोई भी वैल्यू को असाइन करने के लिए वेरिएबल्स को टू ईच अदर. कंडीशनल ऑपरेटर्स. कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर्स. कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम टर्नरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं. दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इफ एल्स जनरल स्ट्रक्चर. ये शॉर्ट फॉर्म होती है इफ एल्स जनरल स्ट्रक्चर की. टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क वजह से देख सकते हैं. इफ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट 1 ट्रू, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 रिटर्न. Now come to chapter 6, data type in C language. Whenever you create a variable, जब आप कोई भी वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं, before that tell the compiler what kind of data you will store in that variable. तो आप उसके लिए कंपाइलर को ये बताएंगे कि आप किस टाइप का डाटा स्टोर करने वाले हैं. This allow the compiler to load the same memory as that variable from the computer memory. इससे जो कंपाइलर है वो क्या करेगा कि वो सेम मेमोरी अलॉट करेगा उस वेरिएबल को कंप्यूटर की मेमोरी में. जैसे कि एक एग्जांपल ये दिया हुआ, एक सिंटेक्स लिखा हुआ है हैज इंक्लूड stdio.h int main curly braces and x सिंगल लाइन कमेंट लिखा हुआ इंटीजर टाइप वेरिएबल देन curly braces close. The above statement tell the compiler that you are going to store a whole number. जो ये ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या बता रही है कंपाइलर को कि हम एक होल नंबर को स्टोर करना चाहते हैं. होल नंबर यानी कि जिसके पास कोई डेसिमल नंबर ना हो, जैसे कि एक एज वेरिएबल. द कंपाइलर लोड दिस वेरिएबल एज मच मेमोरी एज इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी होल नंबर विच इज 2 बाइट. इफ देयर आर नो डेटा टाइप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर कोई भी डेटा टाइप नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, टू मच मेमोरी कैन बी वेस्टेड, बहुत सी मेमोरी हमारी वेस्ट हो जाएगी. You can waste 20 bits when 2 bytes are required. 20 bytes हमारी क्या है वेस्ट हो जाएगी जब हमें जहां पर 2 bytes की जरूरत होगी. Therefore, the maximum memory limit has already been defined for whatever kind of data you can store. Integer type. Integer type are used to store any whole number. जो integer types होते हैं, इसमें integer type से पहले मैं आपको बता देती हूँ एक स्ट्रक्चर. जो हमारा प्राइमरी डेटा टाइप होता है वो 4 टाइप से मिलकर बना होता है. इंटीजर टाइप, कैरेक्टर, फ्लोट एंड वॉइड. और जिसमें से हम एक करके अब डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट है हमारा इंटीजर टाइप. इंटीजर टाइप आर यूज्ड टू स्टोर एनी होल नंबर. जो इंटीजर टाइप है वो यूज किया जाता है कोई भी होल नंबर को स्टोर करने के लिए. देयर आर 5 टाइप ऑफ इंटीजर टाइप. हमारे पास एक बेसिकली 5 टाइप्स के इंटीजर टाइप होते हैं. दे स्टोर ऑल द होल नंबर, जो कि स्टोर कर रहे हैं सभी के सभी होल नंबर्स को. बट दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी साइज एंड रेंज. बट उनको डिवाइड कैसे किया, उनकी मेमोरी के साइज पर उनकी जो रेंज है वो क्या है. जैसे कि इंट और साइंड इंट का साइज कितना है 2 बाइट्स एंड उनकी रेंज -3 to 768 से लेकर 3 to 768 तक. अनसाइंड इंट का साइज क्या है 2 एंड इसकी रेंज कहाँ तक है 0 से लेकर 65535. शॉर्ट इंट और साइंड शॉर्ट इंट, इसका साइज क्या है 1 बाइट एंड इसकी रेंज -128 to 127. अनसाइंड शॉर्ट इंट जिसका साइज है 1 एंड इसकी रेंज होगी हमारी 0 to 256. लॉन्ग इंट और साइंड लॉन्ग इंट साइज इज 4 बाइट्स एंड द रेंज इज -2147483648. ये जो है पॉजिटिव की टर्म होगी, बस 8 से 7 तक हो जाएगा. अनसाइंड लॉन्ग इंट साइज इज 4 बाइट्स एंड द रेंज इज 0 to 4294967295. Then floating point type. Floating point data type are defined to store decimal number. जो floating point data type होते हैं उनको decimal numbers को store करने के लिए यूज किया जाता है. और हमारे पास 2 टाइप के floating data type है, point data type है. In float type you can store up to 7 digit after the decimal. इसमें आप डेसिमल के बाद 7 डिजिट और भी स्टोर कर सकते हैं. द डबल टाइप कैन बी स्टोर्ड अप टू 17 डिजिट आफ्टर द डेसिमल. एंड डबल टाइप में आप क्या कर सकते हैं डेसिमल के बाद 17 डिजिट और भी स्टोर कर सकते हैं. फ्लोट जिसका साइज क्या है 4 बाइट्स एंड इसकी रेंज दिन. एंड डबल टाइप जिसका साइज 8 बाइट्स एंड लॉन्ग डबल जिसका साइज 10 बाइट्स है. कैरेक्टर टाइप आर यूज्ड टू स्टोर अ कैरेक्टर. जो कैरेक्टर टाइप होते हैं वो यूज किए जाते हैं कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए. दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. साइज एंड रेंज ऑफ इंटीजर टाइप ऑन 16 बिट मशीन.
साइज और रेंज जो इंटीजर टाइप की होगी 16 बिट मशीन पे। टाइप कैर और साइन कैरेक्टर, साइज इसका 1, रेंज इसकी इतनी होगी। अनसाइन कैरेक्टर साइज इतना होगा, रेंज इसकी 0 to 255। वॉइड टाइप, वॉइड टाइप इज यूज्ड इन दो सिचुएशन, जो वॉइड टाइप है वो यूज किया जाता है ऐसी सिचुएशंस में व्हेन यू हैव नो इंफॉर्मेशन, जब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। इट इज मोस्टली यूज्ड विद द फंक्शन, ये फंक्शंस के साथ ही यूज किया जाता है। इफ योर फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, अगर आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं दे रहा, देन यू डिफाइन इट्स रिटर्न टाइप वॉइड, तब आप इसका एक रिटर्न टाइप वॉइड डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन डिफाइन अ फंक्शन लाइक दिस, वॉइड माई फंक्शन। इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी पैरामीटर्स, अगर आप कोई भी पैरामीटर्स नहीं ले रहे हैं फंक्शन में, देन यू कैन डिफाइन वॉइड इन देयर प्लेस, तो आप वॉइड को डिफाइन करेंगे उस प्लेस में। वॉइड टाइप शो दैट नो आर्ग्यूमेंट इज यूज्ड इन दिस फंक्शन, जो वॉइड टाइप है वो ये डिफाइन कर रहा है कि आप कोई भी आर्ग्यूमेंट यूज नहीं कर रहे फंक्शन में। इन दिस वे वी कैन पास वॉइड एज अ पैरामीटर, इसमें क्या है कि हम पास कर सकते हैं वॉइड एज अ पैरामीटर इंट माय फंक्शन वॉइड। इफ यू आर नॉट श्योर विच टाइप ऑफ पॉइंटर वेरिएबल विल पॉइंट टू, आप ये श्योर नहीं है कि किस मतलब कि कौन सा आप पॉइंटर यूज कर पॉइंटर वेरिएबल यूज कर रहे हैं, देन यू कैन डिक्लेयर इट्स टाइप वॉइड। आफ्टर दिस you can point any variable with void pointer. Now come to chapter 7, variables in C programming. वेरिएबल्स में क्या होता है, इफ यू वांट टू परफॉर्म ऑपरेशंस विद सम डाटा, अगर आप किसी भी डाटा के साथ ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, फॉर दिस फर्स्ट यू हैव टू स्टोर इट इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, इसके लिए आपको पहले स्टोर करना पड़ेगा कंप्यूटर की मेमोरी में। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी, वेरिएबल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा को स्टोर करने के लिए। अब वेरिएबल मेमोरी हैज द नेम ऑफ अ लोकेशन, वेरिएबल मेमोरी किसी लोकेशन का एक नाम होती है। This name is used to uniquely identify that memory location in the entire memory of the computer. जो ये नेम होगा, कोई भी वेरिएबल मान लें, ये क्यों यूज किया जाता है कि आप जो मेमोरी लोकेशन दी जा रही है आपको उस कंप्यूटर के अंदर उसको आइडेंटिफाई कर सके एक यूनिक नेम से। By this name you store data in that memory location and retrieve that data, और इससे आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं डाटा को अपने कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन में और रिट्राइव कर सकते हैं उस डाटा को। जैसे कि स्पेस गिवन है, ये स्पेस हमारा एक कंप्यूटर मतलब कि ये कंप्यूटर का एक हमारा मेमोरी स्पेस है, ठीक है, हमें स्पेस गिवन है। यू वांट टू स्टोर सम डाटा इन द कंप्यूटर मेमोरी, अब आप कोई डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, सच एज पर्सन नेम, जैसे कोई पर्सन का नाम हो गया, एज हो गई। बिफोर स्टोरिंग द डाटा इन द कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा स्टोर करवाने से पहले यू टेल अस व्हाट काइंड ऑफ डाटा यू विल स्टोर, आपको ये बताना होगा पहले कि आप किस टाइप का डाटा स्टोर करवाने वाले हैं। यू डिफाइन इट बाय डाटा टाइप, इसको आप डाटा टाइप की हेल्प से भी डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली यू गेट अ स्पेस इन अ मेमोरी, इसके अकॉर्डिंग आपको स्पेस दिया जाएगा मेमोरी के अंदर। दैट इज इफ यू हैव डिफाइंड इंट देन द 2 बाइट्स वेरिएबल विल अलॉट द कंपाइलर इन मेमोरी, अगर आपको मतलब आपने डिफाइन किया इंट को, देन 2 बाइट वेरिएबल्स होगी वो अलॉट की जाएगी कंपाइलर को मेमोरी में। आफ्टर दिस यू हैव टू डिफाइन द नेम ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन, इसके बाद आप डिफाइन करेंगे मेमोरी की लोकेशन को, सो दैट यू कैन असेस द वैल्यू स्टोर्ड इन दैट मेमोरी, तो जो आप मतलब कि वैल्यू स्टोर होगी इस मेमोरी लोकेशन में। बाय दिस नेम व्हेनेवर यू वांट, दिस नेम इज कॉल्ड वेरिएबल, जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं। द वैल्यू वेरिएबल आर चेंजेबल, जो वैल्यू होगी वेरिएबल की वो एक चेंजेबल होगी। यू कैन रिमूव द वैल्यू, रिमूव वन वैल्यू एंड एंटर अनदर वैल्यू, आप रिमूव कर सकते हैं कोई भी वैल्यू का, फिर एंटर कर सकते हैं दूसरी वैल्यू को। यू कैन ऑल्सो डू दिस एट कंपाइल टाइम एंड डायनामिकली। क्रिएटिंग अ सी वेरिएबल, अब हम एक सी वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ये टू क्रिएट अ वेरिएबल फर्स्ट टू डिफाइन द डेटा टाइप, इसके लिए आपको पहले डेटा टाइप को डिफाइन करना होगा। आफ्टर दिस यू डिफाइन अ यूनिक नेम, इसके बाद आपको एक यूनिक नेम को डिफाइन करना होगा। फॉर एग्जांपल वेरिएबल डिक्लेरेशन विद वैल्यू असाइनमेंट int is equal to 25, an integer variable has been created by this statement, जो integer variable है वो create किया जाएगा statement से, which is named
is and 25 value have been assigned to this variable. Let us now understand how the compiler execute this statement. अब हम ये देखते हैं कंपाइलर कैसे एग्जीक्यूट करेगा इस स्टेटमेंट को. When the compiler execute int, जब क्या कंपाइलर क्या है कि int को पहले एग्जीक्यूट करेगा. It allow 2 byte of memory, जो कि इसके पास 2 बाइट मेमोरी होगी फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी. आफ्टर दिस व्हेन द कंपाइलर एग्जीक्यूट इज, इसके बाद जो कंपाइलर अब एग्जीक्यूट करेगा एज को, इट नेम द मेमोरी ऑफ दैट 2 बाइट्स एज अ एज. आफ्टर दिस व्हेन द कंपाइल एग्जीक्यूट 25, it store 25 at this memory location. Scope of C variable. A variable can be used at which place in the entire program. जो वेरिएबल है वो यूज किया जाएगा उस जगह पर पूरे प्रोग्राम में. दिस इज इट्स स्कोप, ये इसका स्कोप है. अकॉर्डिंग टू स्कोप ऑफ वेरिएबल आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी. स्कोप के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल. लोकल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट आर डिफाइंड इन अ स्मॉल ब्लॉक. जो लोकल वेरिएबल है वो डिफाइन किए जाते हैं एक स्मॉल ब्लॉक में ऑफ द प्रोग्राम सच एज फंक्शन, कंट्रोल स्टेटमेंट ब्लॉक. द यूज ऑफ सच वेरिएबल इज लिमिटेड ओनली टू दैट ब्लॉक. जो यूज होगा इन वेरिएबल्स का वो लिमिटेड होता है ब्लॉक्स तक. व्हेन फॉर एग्जांपल इफ यू हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल इन अ फंक्शन, एग्जांपल जैसे कि आपने कोई भी वेरिएबल को क्रिएट करना फंक्शन में, देन यू कैन नॉट यूज दैट वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन. तो आप ये वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते बाहर की तरफ. जैसे कि ये हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है. एंड अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो हमारी क्या वैल्यू आएगी ये भी हमें देखना होगा. तो हम इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं हमारी, या फिर आप लोग ये आप खुद से भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो. ये आप खुद से ट्राई करेगा कि कैसे इसकी वैल्यू आएगी. आप कंपाइलर में करके ऑलरेडी देख ही सकते हैं, मैंने आपको प्रोग्राम यहाँ दिया ही हुआ है. ग्लोबल वेरिएबल. ग्लोबल वेरिएबल आर वेरिएबल्स whose scope is in the whole program. ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनका स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है. यू कैन असेस दीज वेरिएबल इन एनी प्रोग्राम. आप जो है इन प्रोग्राम को असेस कर सकते हैं थ्रू द प्रोग्राम. दीज वेरिएबल्स आर डिफाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम. जो ये मतलब कि वेरिएबल्स होते हैं वो डिफाइन किए जाएंगे प्रोग्राम के बिगिनिंग में. जैसे कि हैज इंक्लूड stdio.h ग्लोबल वेरिएबल इंट num is equal to 5. ये पूरा हमें प्रोग्राम गिवन है, आप लोग देख सकते हैं. अगर हम इसको प्रिंट करवाना चाहे, मैं आपको एक बार प्रिंट फिर भी करवा कर दिखा देती हूँ कि ये कैसे आएगा. हम पहले प्रिंट करवा रहे हैं हमारा लोकल वेरिएबल्स को. लोकल वेरिएबल्स के प्रोग्राम को जब हम प्रिंट करवा रहे हैं इसका हमें क्या मिलेगा. अब इसको हम यहाँ से ही कॉपी कर रहे हैं, देन इसको यहाँ पर हम रन करवा रहे हैं प्रोग्राम को. एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन .c. ये इस नाम से मेरे जैसे पहले ही फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो मैं इसको यस कर रही हूँ. सॉरी, c is equal to a plus b. वेट एक मिनट, ए बी सी, सॉरी यहाँ पे इंट के साथ हमने क्या कि सी भी डिफाइन नहीं किया हुआ, तो आप लोग ये ध्यान रखिए यहाँ पे सी भी आएगा. देन एग्जीक्यूट करवा रहे हैं अब हम प्रोग्राम को. इस हम क्या आ गया हमारा 21. अब ऐसे ही करके क्या करेंगे, अब सेकंड जो है ग्लोबल वेरिएबल के लिए उसके प्रोग्राम को हम प्रिंट करवा कर देखते हैं.
या फिर ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। आप लोग एक बार इसको खुद करके देखिए, प्रिंट करवा के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, अ वेरिएबल मस्ट बी गिवन अ टाइप इन सी लैंग्वेज। जो वेरिएबल होता है वो सी टाइप में, कोई मतलब सी टाइप में दिया जाता है। एक टाइप होता है विच डिटरमाइन विच टाइप ऑफ डाटा द वेरिएबल विल होल्ड। इसका मतलब कि आप किस टाइप का डाटा होल्ड कर रहे हैं उस प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं पे, कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल, वॉइड। कैरेक्टर क्या होता है, जो आप कोई भी स्टोर करें किसी कैरेक्टर को। इंट किसी इंटीजर को स्टोर करना। फ्लोट किसी भी फ्लोट वैल्यू को, डबल या कोई डबल वैल्यू को स्टोर करना, ये तो आप सब जानते ही हैं। रूल्स टू नेम अ वेरिएबल, अब वेरिएबल्स को नेम देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब हर एक चीज के रूल्स होते हैं, वैसे एक वेरिएबल्स के रूल है। वेरिएबल नेम मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। जो वेरिएबल नेम है वो एक डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अब वेरिएबल नेम कैन इंक्लूड अल्फाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स सच एज अंडरस्कोर। जो वेरिएबल्स का जो नेम है वो क्या हो सकता है, जिसमें इंक्लूड क्या हो सकता है, अल्फाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल जैसे कि अंडरस्कोर। ब्लैंक स्पेस इज नॉट अलाउड, ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होता किसी वेरिएबल नेम के अंदर। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम में कीवर्ड्स जो होते हैं वो अलाउड नहीं किए जाते। अपर एंड लोअर केस नेम आर ट्रीटेड डिफरेंशियली, अपर केस और लोअर केस जो नेम होते हैं वो डिफरेंशियली ट्रीट करते हैं। एज सी इज अ केस सेंसिटिव, जैसे कि हमें पता है सी केस सेंसिटिव है, सो इट इज सजेस्टेड दैट वेरिएबल नेम बी प्लेस्ड इन लोअर केस, जो वेरिएबल नेम है वो लोअर केस में ही प्लेस किया जाए। नाउ कम टू चैप्टर 8, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट मीन्स प्रोवाइडिंग इनपुट विद सम डाटा यूज्ड इन द प्रोग्राम। इनपुट का मतलब क्या होता है कि कोई भी डाटा को प्रोवाइड करना जो कि प्रोग्राम में यूज हो रहा है। एंड आउटपुट मीन्स डिस्प्लेइंग डाटा ऑन द स्क्रीन, जो कि डाटा डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, राइटिंग द डाटा टू अ पॉइंटर और अ फाइल। ऑल दिस बिल्ट इन फंक्शन आर प्रेजेंट इन सी हेडर फाइल। जो ये क्या होते हैं, बिल्ट होते हैं फंक्शंस में, जो कि प्रेजेंट किस में होंगे, सी हेडर फाइल के अंदर। अब बात आती है स्कैनफ एंड प्रिंटफ फंक्शन की। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स नेम stdio.h, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स होते हैं जिसका नेम stdio.h होगा। इंक्लूड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन printf, जो कि डेफिनेशन फंक्शन होगी printf, scanf which are used to display output on the screen and to take input from the user, and input लेगी यूजर से। सॉरी एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया। जैसे कि इसका ये प्रोग्राम गिवन है, हैज इंक्लूड stdio.h void main, ये पूरा प्रोग्राम है। अगर आप इसको रन करवा कर देखेंगे तो आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो ये आपको एक वैल्यू टाइप करने के लिए बोलेगा, ठीक है। और जब आप वैल्यू को टाइप करोगे तो ये जो कंपाइलर है ये अपने आप वैल्यू को दिखा देगा कि क्या आपने वैल्यू टाइप की है। नाउ कम टू चैप्टर 9, डिसीजन मेकिंग। व्हेन यू डिसाइड विच स्टेटमेंट, जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको किस टाइप की स्टेटमेंट मतलब कि एग्जीक्यूट करवानी है आपके प्रोग्राम में, एंड विच स्टेटमेंट यू वांट टू स्किप, और आप कौन सी स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिसीजन मेकिंग। मोस्ट डिसीजन मेकिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन, जो ज्यादा से ज्यादा डिसीजन मेकिंग होते हैं वो कंडीशन के बेसिस पर ही किए जाते हैं। व्हेन अ पर्टिकुलर कंडीशन अकर, जब कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन आती है, यू कैन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट यू वांट, आप वही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे जो आप चाहते हैं। फॉर दिस यू यूज सम बुल्ट इन स्टेटमेंट, बुल्ट्स जो होते हैं ना, वो आप जो एक हाइलाइटर्स बोल सकते हो आप उसको,
वो आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। बिकॉज दिस स्टेटमेंट वर्क विद द कंडीशन, जो स्टेटमेंट होते हैं वो कंडीशंस के साथ ही वर्क करती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट, एंड इनको हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। एंड बिकॉज दिस स्टेटमेंट कंट्रोल एग्जीक्यूशन इन द प्रोग्राम, और जो ये स्टेटमेंट्स होते हैं वो प्रोग्राम के अंदर जो एग्जीक्यूशन होगा उसको कंट्रोल करेगी। एंड दे आर कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट, इसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग विद इफ स्टेटमेंट, डिसीजन मतलब कि जो डिसीजन मेकिंग होगा इफ स्टेटमेंट्स के साथ, सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ else statement, nested if else statement using else if statement, simple if statement, if statement define a block by curly braces, जो ये मतलब कि जो स्टेटमेंट है वो डिफाइन किया जाए अगर करली ब्रेसेस से, व्हेन कंडीशन इज ट्रू, जो कंडीशन अगर ट्रू होगी, द स्टेटमेंट गिवन इन द ब्लॉक आर एग्जीक्यूट, जो स्टेटमेंट जो है वो ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट कर जाएगी अगर कंडीशन ट्रू है तो। इफ कंडीशन इज false then compiler skip this whole block, अगर कंडीशन गलत है हमारी तो कंपाइलर मतलब पूरे ब्लॉक में उस जो कंपाइलर है उसको स्किप कर देगा उस पूरे ब्लॉक में। if statement is used in the above example then the program can be written like this, जो हमें ऊपर लिखा हुआ है। if else statement is considered पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है उसको इफ स्टेटमेंट का ही पार्ट माना जाता है। बट एल्स ब्लॉक एंड ऐड इज डन इन इट, एल्स ब्लॉक जो तो उसमें ऐड किया जाएगा। द स्टेटमेंट गिवन इन द एल्स ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड, जो स्टेटमेंट गिवन होंगी एल्स ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट करेंगे व्हेन द कंडीशन ऑफ इफ बिकम फॉल्स। as you know if the condition of it is true then the statement given in the if block are executed, आपको पता है कि जो इफ कंडीशन अगर जो कंडीशन है ट्रू होगी, जो स्टेटमेंट है उस ब्लॉक में इफ ब्लॉक की एग्जीक्यूट कर जाएगी। बट यू कैन ऑल्सो डिसाइड व्हाट शुड बी डन इफ द एग्जीक्यूशन इज द कंडीशन फॉल्स, आप क्या डिसाइड करेंगे जब अगर कंडीशन फॉल्स हो। फॉर दिस यू यूज एल्स ब्लॉक, आपको उसके लिए एल्स ब्लॉक यूज करना होगा। दिस ब्लॉक ऑलवेज कम आफ्टर द इफ ब्लॉक, जो ये ब्लॉक है वो इफ ब्लॉक के बाद ही आता है। जैसे कि एक एग्जांपल है हैज इंक्लूड stdio.h void main, जो ये पूरा प्रोग्राम है हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। यहीं से हम कॉपी कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, यहाँ पेस्ट कर रहे हैं जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन .c, जिससे कि एग्जिस्ट कर रही है तो मैं इसको यस कर दूंगी। जैसे कि हमारा जो है क्या जो मतलब ट्रू स्टेटमेंट उसको इसने करवा दिया y इज ग्रेटर देन x। नाउ बैक टू नोट्स, nested if else statement, nested if else statement, if you want to put another condition, अगर आप दूसरी कंडीशन को पुट करना चाहते हैं and else then you do this by defining else if block, और आप इसको else block से डिफाइन कर सकते हैं। else if expression statement block 1 then ऐसे ही करके ये हमारी एक स्टेटमेंट गिवन है। if the expression is false, अगर हमारी एक्सप्रेशन क्या है false है, स्टेटमेंट ब्लॉक 3 विल बी एग्जीक्यूटेड, जो स्टेटमेंट ब्लॉक 3 होगा वो हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा। अदरवाइज execution continues and enter inside the first if the check for next is to be performed if statement block, where if expression 1 is true then statement block 1 is executed, otherwise statement block 2 is executed. Now else if ladder normally the expression test is done from the top downward, top से downward जो है टेस्ट किया जाता है। as soon as a true condition is found the statement associated with it is executed, जैसे कि इसकी एक्सप्रेशन हमें गिवन है else if ladder की, आप देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है if expression 1 curly braces statement block 1 करली ब्रेसेस को हम क्लोज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट इफ एल्स एक्सप्रेशन 2, हम इसमें टोटल 3 एक्सप्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके इफ एल्स जो एल्स इफ एक्सप्रेशन जो होंगे वो हमारी करली ब्रेसेस से पहले लिखी जाएंगे, स्टेटमेंट्स जो होंगे हमारी करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे हम।
ठीक है। देन स्टेटमेंट ब्लॉक 2 कर्ली ब्रेसेस क्लॉज इफ एल्स इफ एक्सप्रेशन 3 कर्ली ब्रेसेस स्टेटमेंट ब्लॉक 3 कर्ली ब्रेसेस क्लॉज एल्स कर्ली ब्रेसेस ओपन डिफॉल्ट स्टेटमेंट देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये एक हमारी किसकी कंडीशन होगी, एल्स इफ लेटर की। एंड फिर जो ये एक तरह से आप ये देख सकते हैं हमने सारे ये इसमें सब टाइप के प्रोग्राम्स किए हैं। अब ये वाला भी हम प्रोग्राम करके दिख चुके हैं और जो जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं एक बार आप सब भी ट्राई करें कि क्या पता मैंने ही कुछ गलत लिखा हो। अगर आप लोगों को पता हो इस बारे में तो आप लोग भी बेस्ट लिख सकते हैं इसमें। तो आप लोग एक बार ट्राई करेगा जो जो ये मैं प्रोग्राम लिख रही हूँ। और प्रोग्राम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को भी करने में। आई होप सबको समझ भी आया होगा। अगर ऐसा कोई है कि नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके भी बता दें मुझे फटाफट से, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। To chapter 10 switch statement. Switch statement is also like if statement. Switch statement एक तरह से if statement होती है, but in this case check is done instead of checking condition. इस केस के यहाँ पर क्या होता है कि कंडीशन की जगह पर केस को चेक करेंगे। व्हेन अ पार्टिकुलर केस कम, जब भी कोई पर्टिकुलर केस आता है, यू राइट द स्टेटमेंट यू वांट टू एग्जीक्यूट इनसाइड द केस। आप वही स्टेटमेंट लिखते हैं केस में जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे। दिस केस इज मैच टू एन इंटीजर वेरिएबल। जो ये केस है वो मैच करता है इंटीजर वेरिएबल से। द केस दैट मैच द इंटीजर वेरिएबल इज एग्जीक्यूटेड। एंड जो केस मैच कर रहा है इंटीजर वेरिएबल से वही एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे इसकी एक्सप्रेशन है मेरे पास, स्विच एक्सप्रेशन केस वैल्यू 1 ब्लॉक 1 ब्रेक, केस वैल्यू 2 ब्लॉक 2 ब्रेक, केस वैल्यू 3 ब्लॉक 3 ब्रेक, केस वैल्यू 4 ब्लॉक 4 ब्रेक, देन डिफॉल्ट ब्लॉक ब्रेक, देन कर्ली ब्रेसेस को हम क्लोज कर रहे हैं। व्हेन यू सेट द केस नंबर वेरिएबल, जब आप केस नंबर वेरिएबल को सेट कर रहे हैं विद एन इंटीजर वैल्यू, किसी इंटीजर वैल्यू के साथ, एंड पास इट इन द स्विच स्टेटमेंट, एंड उसको पास कर रहे हैं किसी एक स्विच स्टेटमेंट में, द सेम केस नंबर मैचेस विच केस नंबर विल एग्जीक्यूट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव पास 2 इन अ केस नंबर, जैसे कि आपने 2 को पास किया केस नंबर में, द केस ऑफ सेकेंड नंबर विल बी एग्जीक्यूटेड। जो केस होगा सेकेंड नंबर का वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। एंड ऑल द स्टेटमेंट बिफोर द ब्रेक विल बी एग्जीक्यूटेड। और जितनी की सारी स्टेटमेंट होंगी ब्रेक से पहले की वो एग्जीक्यूट कर जाएंगी। इफ नो केस मैच, अगर कोई भी केस मैच नहीं कर रहा, द डिफॉल्ट केस इज एग्जीक्यूटेड, तब डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। इफ नो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड आफ्टर एवरी केस, अगर कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं की जा रही हर एक केस के बाद, देन ऑल द केस विल बी एग्जीक्यूटेड, तब सभी के सभी केस क्या होंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। यू कैन ऑल्सो डिफाइन अ केस विद अल्फाबेट, जो हम केस को भी डिफाइन कर सकते हैं अल्फाबेट्स की हेल्प से। नाउ रूल्स फॉर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को यूज करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या क्या रूल्स होते हैं? एक्सप्रेशन आफ्टर स्विच कीबोर्ड, स्विच कीबोर्ड के बाद शुड गेट एन इंटीजर वैल्यू, वो एक इंटीजर वैल्यू लेगा, दैट इज एन एक्सप्रेशन और अ वेरिएबल और एन एक्सप्रेशन इवैल्यूएटिंग एन इंटीजर। यानी कि एक्सप्रेशन को एक इंटीजर वैल्यू लेने के लिए, मतलब कि एक्सप्रेशन हो या फिर कोई वेरिएबल हो या फिर कोई इंटीजर हो, सबका क्या होता है एक्सप्रेशन, सबके पास एक एक्सप्रेशन होनी चाहिए। केस लेबल मस्ट एंड विद अ कॉलन, जो केस लेबल है वो कॉलन से एंड होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन आफ्टर द केस स्टेटमेंट कैन बी एनी वैलिड सी स्टेटमेंट, जो नेक्स्ट लाइन होगी हमारी केस स्टेटमेंट के बाद कोई भी हमारी सी स्टेटमेंट हो सकती है। केस लेबल वैल्यू मस्ट बी यूनिक, केस लेबल वैल्यू हमारी यूनिक होनी चाहिए। नाउ come to our next chapter, chapter 11
loops in C programming. Then question arises, how to use loops in C? C के अंदर C लैंग्वेज में C loops को कैसे यूज करते हैं? जैसे कि मैं जो ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, ये तो बाद में मैं बताऊंगी आपको, पर मैं आपको यही एज इट इज कंप्लीटली हिंदी में बताने वाला क्या है इसके अंदर एज इट इज। अगर मैं आपको ये बोलूं कि सी लैंग्वेज के अंदर 10 टाइम्स आपको प्रिंट करवाना है कुछ भी, ठीक है, 10 टाइम्स हिंदी में प्रिंट करवाना है सी लैंग्वेज को, तब आप कैसे करेंगे? पॉसिबल कैसे आप, ठीक है, इफ आई टेल यू दैट यू हैव टू प्रिंट सी लैंग्वेज हिंदी 10 टाइम्स, देन हाउ विल यू डू दिस? जनरली यू विल राइट एन प्रिंटफ स्टेटमेंट टू डू दिस। जनरली आप क्या करते हैं, अगर हम कोई भी मतलब कि प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई भी चीज हमें प्रिंट करवानी है, प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, उसको उतनी बार ही लिखेंगे जितनी बार उसको प्रिंट करवाना है। जो जो चीज प्रिंट करवाना चाहेंगे वही लिखते जाएंगे हम बारी बारी। तो इस केस में भी आप लोग क्या करेंगे, यही सोचेंगे कि भाई हम 10 टाइम्स प्रिंट करवा दें इसको तो हमारा हो जाएगा। बट लेकिन ये क्या है, यूजलेस वे है, टाइम वेस्टिंग कंप्लीटली। इससे क्या होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, कंप्यूटर की मेमोरी भी खराब। तो क्यों ही करना ऐसा काम हमें? इससे बेटर है कि जो सी लैंग्वेज है हमें लूप्स प्रोवाइड करती है, एंड उन लूप्स की हेल्प से हम यही चीज इजिली कर सकते हैं। और जो हर एक टाइप के लूप्स होते हैं, इस टाइप ऑफ लूप प्रोवाइड अ ब्लॉक इन विच स्टेटमेंट आर रिटन। जो हर एक टाइप के लूप होंगे वो हमें एक ब्लॉक प्रोवाइड करेंगे जिसमें स्टेटमेंट लिखी हुई होगी, that you want to execute more than once, जिसे आप एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। Now loop consists of 3 things। अब जो लूप है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज इनिशियल वेरिएबल, सेकंड इज कंडीशन, थर्ड इज इंक्रीमेंट। नाउ इनिशियल वेरिएबल क्या होते हैं? दिस इज द वेरिएबल फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट द लूप। ये वो वेरिएबल होते हैं जहां से आप लूप को स्टार्ट करेंगे। इट इज एन इंटीजर वेरिएबल, ये एक इंटीजर वेरिएबल होता है। दिस वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड अंटिल द गिवन कंडीशन फॉल्स। जो ये वेरिएबल जो होते हैं वो तब तक इंक्रीमेंट होंगे जब तक कंडीशन मतलब कि फॉल्स ना हो जाए। दिस वेरिएबल इज इंक्लूड इन द कंडीशन ऑफ द लूप। जो ये वेरिएबल है किसमें इंक्लूड होंगे? लूप की कंडीशन में। सेकंड इज कंडीशन, जो यहाँ पर हमने इनिशियल वेरिएबल में कंडीशन वर्ड यूज किया। तो बात करें कंडीशन क्या होती है यहाँ पर, दिस इज द कंडीशन ऑफ कंट्रोल दैट कंट्रोल्स द लूप। कंडीशन वो होती है जो लूप्स को कंट्रोल करती है। अब जैसे कि आप लोगों पर लगा लो, आप बोलते हैं ना हमारे बाउंडेशंस है ये चीज कि जो हमें कंट्रोल कर रही हैं, वैसे ही क्या होते हैं कि कंडीशन, ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जो लूप्स को भी कंट्रोल करती है। एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन रिमेन्स ट्रू, ये कंडीशन जो होते हैं तब तक ट्रू रहती है। द लूप एग्जीक्यूट कंटिन्यूड, द लूप्स कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट। जो लूप है वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करता जाए। The loop terminate as soon as this condition become false। loop terminate कब करेगा? जब condition हमारी false हो जाए। Now third is increment, by how many numbers or how much you want to increment। कितने नंबर से और कितना आप इंक्रीमेंट करवाना चाहते हैं इनिशियल वेरिएबल को या फिर उस कंडीशन को, इट इज डिफाइंड इन द इंक्रीमेंट पार्ट। ये सब इंक्रीमेंट पार्ट में डिफाइन किया जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ लूप, लूप्स के टाइप हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप। अब एक एक करके लूप्स को डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल देयर इज ए सिंपल लूप, ये एक तरह का सिंपल लूप है। इट एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। ये तब तक जब एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। दिस लूप टर्मिनेट व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। ये लूप टर्मिनेट करना कब स्टार्ट हो जाएगा? जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। बिलो इन द जनरल सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप, हमें क्या है कि नीचे एक व्हाइल लूप का जनरल सिंटेक्स दिया हुआ है। क्या है इसका जनरल सिंटेक्स? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन
while condition, curly braces, statement, semicolon, variable, increment और decrement, semicolon and curly braces close. जो semicolon है स्टेटमेंट के लास्ट में लगाया ही जाएगा, नहीं तो आपका वहां पे एरर शो हो जाएगा जब आप अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे. If the program is false at first, if the compiler is false, अगर हमारा कंपाइलर false हो जाए स्टार्टिंग में, then compiler is not entered in the loop, तब कंपाइलर हमारा लूप में एंटर नहीं करेगा. द लूप इज कंप्लीटली स्किप, जो लूप है वो कंप्लीटली स्किप कर देंगे. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द व्हाइल लूप विद एन एग्जांपल. अब एक एग्जांपल से समझ रहे. क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर. हमें एक प्रोग्राम प्रिंट करवाना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का. तो अब देखते हैं हमारा ये प्रोग्राम. Ctrl+N, देन स्टार्ट करते हैं. हमारा प्रोग्राम हैज इंक्लूड stdio.h. ये stdio.h इन सब के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ वीडियो की. इंट मेन के बाद कर्ली ब्रेसेस, देन इंट x, देन सेमीकोलन. एंड x की वैल्यू में यहाँ क्या ले रही हूँ, x इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन. देन यहाँ पर मैं लूप यूज कर रही हूँ, कौन सा, while लूप को. ब्रैकेट x इज लेस देन इक्वल टू 10. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करवाना है, यानी कि जो x की वैल्यू होगी 10 होगी या 10 से कम होगी, मतलब कि इतनी मैंने ली है. ठीक है, देन हम दोबारा से कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं. अब यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं. प्रिंट एफ जो है हमारा वो स्मॉल लेटर्स में आएगा. देन %d t वेट x, देन सेमीकोलन x प्लस प्लस सेमीकोलन. नाउ एग्जीक्यूट. ये देखिए इसका आउटपुट हमारे पास आ गया. ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हमने प्रिंट करवा दिए. नाउ कम बैक टू नोट्स. सेकेंड लूप इज फॉर लूप. फॉर लूप क्या है, फॉर लूप इज मोस्टली यूज्ड इन सी लूप. फॉर लूप जो होता है बेसिकली सी लूप्स में यूज किया जाता है. दिस लूप इज वेरी इजी. लूप बहुत इजी होता है एंड इज डिफाइंड इन अ सिंगल स्टेटमेंट. एंड ये एक सिंगल स्टेटमेंट में डिफाइन किया जाता है. द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस लूप इज फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, देन स्टेटमेंट ब्लॉक. The special thing about the for loop is that all the 3 elements are defined in a statement. This loop is explained in. अब वही सेम मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ, बस इसने क्या बोला है कि पूरी स्टेटमेंट तीनों के तीनों लूप जो है वो एक ही साथ आएंगे. सॉरी, तीनों के तीनों जो है वर्डिंग्स, जो स्पेशल थिंग होगी इसमें क्या है कि इस लूप की जो तीनों के तीनों एलिमेंट्स है वो एक ही स्टेटमेंट में लिखे जाएंगे. यानी कि यहाँ पर क्या क्या लिखा जाएगा एक साथ, x की वैल्यू भी x की वैल्यू एंड x इज लेस देन इक्वल टू एंड जो x प्लस प्लस ये सब भी एक साथ लिखे जाएंगे. ठीक है, तो अब इन टेक्स्ट के बाद हम सेम एज इट इज क्या कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं ताकि हमें कुछ लिखना ना पड़े ज्यादा. जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू ले लिया x इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, देन x इज लेस देन इक्वल टू 10. देन जो यहाँ पर मैंने ये यूज किया था ना x प्लस प्लस, यहाँ सेमीकोलन, देन वही सेम स्टेटमेंट. अब जो मैंने यहाँ यूज किया था सेमीकोलन, इसको तो मैं हटा दूंगी यहाँ पर. ठीक है, अब प्रिंट एफ करवा रहे हैं वही सेम. ठीक है, एग्जीक्यूट.
1 मिनट ये रह गया हटाना यहाँ से। सॉरी, मैं यहाँ वाइल लूप को यूज करे जा रही हूँ एंड यहाँ लूप यूज होने वाला है फॉर लूप। कंपाइल एंड रन। देन देखिए ये आ गया सेम एज इट इज। ठीक है, अब नोट्स फिर से चलते हैं नोट्स पर। थर्ड इज नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप, देयर कैन ऑल्सो बी नेस्टेड फॉर लूप फॉर अ लूप। लूप्स के लिए जो होता है नेस्टेड फॉर लूप्स भी हो सकते हैं। दैट इज अ लूप इनसाइड अनदर फॉर वन लूप इज द बेसिक सिंटेक्स। जैसे कि इसका एक सिंटेक्स दिया हुआ है, देखो, डू वाइल लूप। अगर हम इसका एक प्रोग्राम करना चाहें तो कर सकते हैं। चलो मैं एक प्रोग्राम करती हूँ। यहाँ पर हम प्रोग्राम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हाफ पिरामिड जो थे नंबर्स का उनको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, हैज इंक्लूड एज इट इज रहेगा, इंट मेन एज इट इज रहेगा। देन इंट एक्स जो मैंने लिया है, एक्स के साथ यहाँ पर एक और वैल्यू आ जाएगी। क्या मैं कोई भी वैल्यू ले रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ वैल्यू लिया जे। देन अब मैं फॉर लूप यूज कर रही हूँ। पहले x इज इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस प्लस, देन प्रिंट f। अब जो मैंने ये प्रिंट f में क्या किया था, ये जो अंदर लिखा था ना, ये सब नहीं आएगा मेरे पास। ठीक है, अब मैं इसकी जगह क्या ले रही हूँ, अब मैं यहाँ ले रही हूँ n। नाउ again for loop for j equal to 1, then semicolon, sorry, j is equal to I, then semicolon, space, j is greater than to 0, then again semicolon, j माइनस माइनस। ठीक है, देन अगेन कर्ली ब्रेसेस, प्रिंट एफ ब्रैकेट्स परसेंट डी, देन जे सेमीकोलन। अब इसको क्या करवा रहे हैं हम, शायद ये इसमें रन ना भी करे तो हम इसके लिए कॉपी करके यहीं से क्या करें, न्यू टैब ओपन कर रहे हैं इसका, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। ये देखिए ये आ गया। नाउ डू वाइल लूप, द सिचुएशन कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ, जो यहाँ पर जो ये है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको माइंड मत करे थोड़ा सा। कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ अ डू वाइल लूप। The do statement first check the body of the loop and finally is checked using while। जो do statement होगी पहले तो वो body के loop को check करेगी, then finally उसको while को use करके फिर उसको check करेगी। This means that the body of the loop will be evaluated at once। इसका मतलब जो body का loop होगा वो एक बार तो वो क्या हो जाएगा, evaluate हो जाएगा एक बार तो, at least one time, even if the initialized condition is initialized to be false। common syntax is do, then कोई भी आप इसमें कुछ भी लिख रहे हैं जो statements while condition यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5। तो देखते हैं, हैज इंक्लूड एज इट इज रहेगा। अब इंट एक्स यहाँ ले रहे हैं, इंट एक्स ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर एंड ई
कॉमा आई। ओके, देन जो ये है, ये वाला कंप्लीट पोर्शन जो है मैं अब रिमूव कर रही हूँ। इंट के बाद मैं ले रही हूँ a इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन, i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, देन डू कर्ली ब्रेसिस प्रिंट f brackets, then %d t a multiply I. Okay, then semicolon, I plus plus again semicolon, अब यहाँ लिख रहे हैं हम while I is less than equal to 10. Okay, then semicolon, execute। ये देखिए इसका रिजल्ट आ गया। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 12 arrays। Suppose you are creating a program that store the employee's name in the computer। Suppose करें कि आप एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप मतलब कि एम्प्लॉयज के नेम को स्टोर करने वाले हैं। नाउ सपोज योर कंपनी हैज 200 एम्प्लॉयज। अब सपोज करें आपकी कंपनी के पास 200 एम्प्लॉयज हैं। हाउ विल यू स्टोर द नेम ऑफ दीज 200 एम्प्लॉयज? देन आप करेंगे क्या, उन 200 एम्प्लॉयज के नेम को कैसे स्टोर करेंगे? इफ यू आर थिंकिंग दैट यू विल क्रिएट 200 वेरिएबल, देन दिस विल बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स अप्रोच। आप सोच रहे होंगे कि हम 200 वेरिएबल्स को क्रिएट कर दें एंड ये और एक तरह से क्या हो जाएगी, आपके लिए कॉम्प्लेक्स अप्रोच हो जाएगी। इससे बेटर है कि आप इजी वे को फॉलो करें। इसमें क्या होगा कि लॉट ऑफ टाइम, मतलब काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होगा प्रोग्रामर का, एंड इससे मेमोरी भी वेस्ट हो जाएगी। तो और प्रोग्राम में क्या होगा, लार्ज बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा प्रोग्राम। तो हमें ऐसा करना ही क्यों है, सब टाइम वेस्टेज ही हो रहा है हमारा। इससे बेटर है कि हम कोई बेटर आइडिया लेकर आए। जो बेटर आइडिया है ना यहाँ पर, वो क्या एरे है। हम यहाँ पर एरे को यूज करके ना प्रोग्राम को सिंपल बनाने वाले कॉम्प्लेक्स की जगह। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ सिमिलर टाइप। एरे क्या होता है कि सिमिलर टाइप की वैल्यू का एक कलेक्शन होता है। बाय सिमिलर टाइप हियर आई मीन वैल्यू ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा लाइक इंट, फ्लोट, कैरेक्टर। सिमिलर टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पर इंट, फ्लोट, कैर, एसेट्रा, ये सब हो गया। C provide you such a facility through array। जो C है वो ऐसी फैसिलिटी array के थ्रू प्रोवाइड करता है। That you create just one variable, जिसमें आप one variable को क्रिएट कर सकते हैं and store the name of 200 employees, and 200 employees के नेम को स्टोर कर सकते हैं उस वेरिएबल में। Now declaring an array। अब किसी भी array को डिक्लेयर कैसे करेंगे? Array is a structured data type। Array एक structured data type होता है। As you must have read in the tutorial, see structure। You can create many variable in a one structure। आप एक मतलब कि एक structure में काफी variable create कर सकते हैं। The situation here is somewhat similar। यहाँ पर भी situation ऐसी ही कुछ है। The only difference in this is that only data type of value are stored in the array।
इसके अंदर क्या होता है, डेटा टाइप वैल्यू जो होती है एरे के अंदर वही स्टोर की जाती है एंड वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप कैन बी क्रिएटेड इन अ स्ट्रक्चर। व्हेनेवर यू क्रिएट एन एरे, जब भी आप एरे को क्रिएट कर रहे हैं, यू डिफाइन द नेम ऑफ द एरे, तब आप एक एरे के नेम को डिफाइन करें एंड हाउ मेनी वैल्यू यू आर गोइंग टू स्टोर इन इट, एंड आप कितनी वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं। जैसे कि आपके पास एक ये देख सकते हैं, ये मैंने एक फिगर बता रखी है। अब ये टोटल कितने बॉक्स है मेरे पास, 9 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब मेरे को ना किसी का नाम स्टोर करवाना है। अब जैसे कि मेरा नाम मेरे को स्टोर करवाना है, जैसे मेरा नाम है संतुष्टि। अब मैं यहाँ पर अपना नाम स्टोर कैसे करवाऊंगी, यहाँ से शुरू होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मेरे पास टोटल 9 ब्लॉक है, मैं अपना नाम यहाँ स्टोर करवा सकती हूँ, ठीक है। अब यही है कि द नेम ऑफ एरे इज नम, कोई भी एरे उसका नेम है नम, एंड यू कैन स्टोर एनी, कोई भी आप इंटीजर स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर। इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे, इनिशियलाइजेशन कैसे होगा किसी भी एरे का। अब एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्टोर 10 वैल्यू इन दिस एरे। अब इस एरे में 10 वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे, आप एक और कॉलम बढ़ा दे, ठीक है। यहाँ पर चेक, ठीक है। आपको करना क्या होगा, एक एरे को क्रिएट करना होगा सेम नंबर, उसी प्लेस पर सेम नंबर का, जो कि इसको साइज दी जाएगी उस मेमोरी में एरे की, एंड दोस लोकेशंस आर अलोकेटेड अंडर द सेम नंबर ऑफ इंडेक्स नंबर। और दूसरी बात यही आती है कि जो इंडेक्स नंबर होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ये आप लिख लीजिए नोटबुक में, यही लिखा हुआ है इसके अंदर। देन 2 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, इन अ नॉर्मल एरे दैट इज डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। अब नॉर्मल एरे के अंदर क्या होता है, डाटा लिस्ट की फॉर्म में स्टोर होता है विद वन एलिमेंट आफ्टर अनदर, एक एलिमेंट के बाद दूसरा। इफ यू वांट टू स्टोर डाटा इन टेबुलर फॉर्म, अगर आप टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर करना चाहते हैं, देन यू कैन क्रिएट ए 2 डायमेंशनल एरे, तब आपको इसके लिए 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें यही था कंप्लीट इस चैप्टर के अंदर। Now come to next chapter, chapter 13, string and character. There is no data type available to create string in a C language. हमारे पास ऐसा कोई डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है कि C लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकें। टू स्टोर अ स्ट्रिंग इन अ C लैंग्वेज में स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए यू क्रिएट एन कैर एरे, कैरेक्टर एरे को आपको एक स्टोर करना पड़ेगा। देयरफॉर द कैरेक्टर एरे इन C इज आल्सो कॉल्ड अ स्ट्रिंग। जो कैरेक्टर एरे होगा यहाँ पर C में, उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। स्ट्रिंग इन अ C लैंग्वेज टर्मिनेट विद अ नल कैरेक्टर। जो C के अंदर स्ट्रिंग जो होगा C लैंग्वेज के अंदर, उसको नल कैरेक्टर से टर्मिनेट किया जाएगा। डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग अ स्ट्रिंग वेरिएबल। In C you can define, declare and initialize strings in a 2 ways. First method is you create an array of a finite number. Firstly आपको क्या करना पड़ेगा, एक finite number का array create करना पड़ेगा and store 1 character of string in each of its index. And क्या करना पड़ेगा, उसके बाद एक कैरेक्टर को स्टोर करना पड़ेगा स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को हर एक इंडेक्सेस में। द नल कैरेक्टर इज स्टोर्ड इन द लास्ट इंडेक्स ऑफ दिस एरे। एंड जो नल कैरेक्टर होगा वो स्टोर होगा लास्ट इंडेक्स, एरे के लास्ट इंडेक्स में। इट इज नेसेसरी टू डू दिस, एंड इसको करना नेसेसरी है। एंड सेकेंड वे क्या हमारा दूसरा वे, यू क्रिएट एन अनडिफाइंड कैर एरे। इसके लिए आप सेकेंड के अनडिफाइंड कैरेक्टर एरे को भी अनडिफाइंड कैरेक्टर एरे ले सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एंड असाइन इट अ स्ट्रिंग, एंड उसको एक स्ट्रिंग की तरह असाइन कर सकते हैं। द एरे ऑटोमेटिकली बिकम द सेम साइज एज अ स्ट्रिंग साइज। जो एरे है वो ऑटोमेटिकली सेम साइज का हो जाएगा स्ट्रिंग के जैसा। इस टाइप के अंदर, इन दिस टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन द नल कैरेक्टर इज ऑटोमेटिकली एडेड। जो नल कैरेक्टर है अपने आप ही ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ बात आते हैं गेट एंड पुट फंक्शन की। गेट एंड पुट फंक्शन, इफ यू वांट टू रीड फ्रॉम स्ट्रिंग,
अगर आप क्या स्ट्रिंग में से रीड करना चाहते हैं स्ट्रिंग यूजर में एट अ रन टाइम पर, देन यू कैन यूज अ गेट फंक्शन। देन आप यूज करेंगे गेट फंक्शन को फॉर दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर दिस पर्पस। एंड जो ये फंक्शन है किस पर्पस के लिए डिफाइन किया और इसी पर्पस के लिए डिफाइन किया जाता है। इन दिस फंक्शन यू पास द नेम ऑफ द कैरेक्टर एरे। इस फंक्शन में आप कैरेक्टर एरे को पास करेंगे इन विच यू वांट टू स्टोर द स्ट्रिंग, जिसमें आप स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। अदर स्ट्रिंग फंक्शन सी लैंग्वेज प्रोवाइड यू मोर फंक्शन टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड द स्ट्रिंग्स। फर्स्ट इज strlen। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो ये फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के काम आते हैं। इन दिस फंक्शन यू पास द नेम ऑफ द कैरेक्टर एरे। इस फंक्शन में आप क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर एरे के नेम को पास कर रहे हैं जिसमें स्ट्रिंग स्टोर होती है। सेकंड इज strcat। दिस फंक्शन कंबाइन टू स्ट्रिंग। ये जो फंक्शन है स्ट्रिंग दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करेगा। इस फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो पास किए जाते हैं। बोथ दिस आर्ग्यूमेंट्स आर कैरेक्टर एरे एंड दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पर कैरेक्टर एरे होते हैं। When this function call, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाता है, both strings are combined and the result is stored in another character view. Now come to next chapter, storage classes, chapter 14. A storage class defines the scope and lifetime of the variable and the function. जो स्टोरेज क्लास होती है वो डिफाइन करेगी स्कोप को एंड उस वेरिएबल और फंक्शन की लाइफ टाइम को। बेसिकली इट इज अ कीवर्ड। ये कीवर्ड होता है दैट इज यूज्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल और अ फंक्शन, जो कि यूज किया जाएगा डिक्लेरेशन मतलब कोई भी चीज को फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी वेरिएबल के फंक्शन को डिक्लेयर करें उससे पहले। दिस कीवर्ड चेंज द वे दैट वेरिएबल और अ फंक्शन वर्क। Basically, we have 4 types of storage classes. First is auto storage classes. Second is external storage classes. Third is static storage classes. Fourth is register storage classes. Then first is auto storage class. The auto storage class of C is assumed to be the default क्लास फॉर ऑल लोकल वेरिएबल। जो ऑटो स्टोरेज क्लास है सी की उसको एज्यूम करते हैं हम डिफॉल्ट क्लास एक लोकल वेरिएबल की। वेन एवर यू क्रिएट अ लोकल वेरिएबल, जब भी आप एक लोकल वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं एंड डू नॉट डिफाइन अनदर स्टोरेज क्लास, और कोई दूसरी स्टोरेज क्लास को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, इट बिलोंग टू बाय डिफॉल्ट ऑटो स्टोरेज क्लास। तब ये डिफॉल्ट एक तरह से अपने आप ही ऑटो स्टोरेज क्लास से बिलोंग करता है। सच वेरिएबल आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल्स को हम ऑटोमेटिक वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। टू शो दैम इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो यूज ऑटो कीवर्ड। आप ऑटो कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज ऑटो कीवर्ड ओनली विद इन एनी फंक्शन। आप जहाँ ऑटो कीवर्ड को किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। Whenever a function is called, जब भी किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, these variable are created, तब ये वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं and they are destroyed as the function exists। जैसे कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा वैसे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे कि ये एक प्रोग्राम गिवन, अगर आप इसको रन करवा कर देखोगे तो आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। जो ये प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या है कि दोनों जो वेरिएबल है ऑटो स्टोरेज क्लास को ही बिलोंग करते हैं। सेकंड वन इज एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। मैनी टाइम्स इट हैपन्स दैट यू आर वर्किंग ऑन अ बिग प्रोजेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि आप एक बड़े से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, देन यू हैव टू हैंडल मोर देन वन प्रोग्राम फाइल। तब आपको क्या करना पड़ता है कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम फाइल को हैंडल करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को यूज करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सपोज यू हैव डिक्लेयर अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम फाइल। आप सपोज करें कि आपने प्रोग्राम फाइल के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया,
दिस वेरिएबल इज अ ग्लोबल वेरिएबल एंड ये वेरिएबल क्या हमारे ग्लोबल वेरिएबल है. नाउ इफ यू वांट टू यूज दिस वेरिएबल इन अनदर प्रोग्राम फाइल एंड अब क्या है कि आप इसे दूसरी प्रोग्राम फाइल में करवाना चाहते हैं, ठीक है, यूज करना चाहते हैं वही सेम प्रोजेक्ट की, देन यू यूज द एक्सटर्न कीवर्ड. तब आप एक्सटर्न कीवर्ड को यूज करेंगे. बेसिकली द एक्सटर्न कीवर्ड टेल्स द कंप्यूटर दैट दिस वेरिएबल हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड in a class and you are going to use it in this program file. This keyword refer to a variable or a function already created. जैसे इसका ये प्रोग्राम दिया हुआ है, आप इसको अगर रन करा के देखेंगे आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा. हैज इंक्लूड stdio.h int नंबर ग्लोबल वेरिएबल void main नंबर गिवन है, जैसे प्रिंट एफ, ये सब गिवन है. आप इसको प्रिंट करवा के देखें, आपको आउटपुट इसका मिलेगा. अगर कोई मिस्टेक लग रही है तो आप मुझे बता सकते हैं. थर्ड इज स्टैटिक स्टोरेज क्लास. स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या होता है? द स्टैटिक स्टोरेज क्लास टेल्स द कंपाइलर दैट द वेरिएबल विल बी कंसिस्टेंट अंटिल एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम. जो स्टैटिक स्टोरेज क्लास है वो ये बताती है कि जो प्रोग्राम वेरिएबल जो है प्रोग्राम के एंड तक हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा. बाय कंसिस्टेंट, जो यहाँ पर कंसिस्टेंट है इसका मतलब क्या है? वेरिएबल विल नॉट क्रिएट, वेरिएबल जो है वो क्रिएट नहीं होगा एंड डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय नहीं होगा बारी बारी. सपोज यू हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन. सपोज करें कि आपने एक वेरिएबल को क्रिएट किया फंक्शन के अंदर. व्हेन एवर यू कॉल दिस फंक्शन, जब भी आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, दिस वेरिएबल इज क्रिएटेड एंड इट डिस्ट्रॉय विद द एंड ऑफ द फंक्शन. That is, if you call the function and make any changes in that variable, then after the exit of the function, those changes will also not be there. When you call the function again, the variable will be created with its initial value. But if you use the static keyword, the variable will be created only once in the entire program. अगर आप static keyword को यूज कर रहे हैं तो आप पूरे प्रोग्राम में एक ही बार उसको क्रिएट कर सकते हैं and will be destroyed at the end of the program. and प्रोग्राम के एंड तक वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. and every time you change the value of the variable, और हर बार जो है वैल्यू चेंज होती रहती है वेरिएबल की. those changes will also remain during the entire program. एंड जो ये सभी के सभी चेंजेस होते हैं वो प्रोग्राम के उसी में होते हैं, ठीक है. अब जैसे इसका एक प्रोग्राम है, आप इसको प्रिंट करवा के देखें आपका क्या रिजल्ट आएगा, मुझे भी बताएगा क्या रिजल्ट आया. नाउ फोर्थ इज रजिस्टर स्टोरेज क्लास. द रजिस्टर स्टोरेज क्लास इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल. जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के काम आता है. That you want to store in the register instead of RAM, जिसको मतलब कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं रैम की जगह पर. This is often done for fast data access. A register is a part of the computer processor. जो रजिस्टर है कंप्यूटर प्रोसेसर का एक पार्ट होता है. That holds small data, जो कि स्मॉल डाटा को होल्ड करता है. But it can hold only a very small value. बट ये क्या है कि स्मॉल वैल्यूज को ही होल्ड करके रखता है. इट इज मैनी टाइम्स फास्टर देन रैम, ये रैम से ज़्यादा फास्ट होता है. सो वेन एवर यू नीड फास्ट डाटा एक्सेस इन योर प्रोग्राम यू कैन यूज दिस स्टोरेज क्लास. वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड दैट it is not necessary that only by defining the register in the variable it will be saved in the register. It depends on your hardware configuration. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें. और साथ में ही ये हमारा जो सी का बेसिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद हम करेंगे पॉइंटर्स.